जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, जिनको केन्या में अक्टूबर के आखिरी महीने के अंदर मारा गया है। जानलेवा उनके ऊपर हमला किया गया, जिसके चलते उनकी जान चली गई। ऐसा नहीं था कि वो एक्सीडेंटल उनकी कोई मौत हुई और फिर बाद में लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको मार दिया गया। नहीं, उनकी गाड़ी के ऊपर 9 बुलेट्स फायर की गई हैं, जिसकी वजह से 2 बुलेट्स उनको बाकायदा तौर पर ज़ख्मी कर कर ना सिर्फ उन्होंने ज़ख्मी किया, बल्कि ऑन स्पॉट उनको वहाँ पर ख़त्म भी कर दिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इस वजह से अरशद शरीफ की बात करेंगे क्योंकि मैंने इमरान खान के टॉपिक पर कल वीडियो की जो आप लोगों ने सुनी, इमरान खान की वीडियो में मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये बात बताई थी कि अरशद शरीफ और इमरान खान दोनों का जो खून है या जो भी उनके ऊपर हमला हुआ, एक का जानलेवा हुआ और एक का ये कि उनको वो बच गए। वो इसलिए बच गए कि उनका वो जो हमला था वो प्लान हमला नहीं था। अरशद शरीफ के ऊपर जो हमला किया गया वो प्रॉपर प्लान हमला था, प्रोफेशनल लोगों को हायर करके किया गया था। इमरान खान का ज़रा सा मैं यहाँ पर रिपीट करूँगी कि वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी आप लोगों को क्लियर हो जाए, जो वीडियो के अंदर आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे वहाँ पर कमेंट सेक्शन में, कि इमरान खान को इस वक्त सुपर पावर्स ने नहीं मरवाया, वो मरवाएंगे। इमरान खान की आखिर में हत्या ही होगी और इमरान खान मरेगा ही। इमरान खान ऐसे नहीं मरेगा, नेचुरल डेथ नहीं होगी, उसका बाकायदा तौर पर खून किया जाएगा। यहाँ पर ये जो प्लान किया गया, ये डेस्परेट अटैक था पाकिस्तानी आर्मी के 6 आर्मी ऑफिशियल्स और पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी के 4, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान की जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें से 2 पॉलिटिकल पार्टी के 4 बड़े लीडर्स ने मिलकर इमरान खान पर ये डेस्परेट अटैक करवाया था। वो वहाँ तक वेट नहीं कर सकते थे कि उनको सुपर पावर्स की तरफ से क्या कहते हैं परमिशन आए और वो इमरान खान को प्रॉपर प्लान कर कर मारें। उन्होंने ये डेस्परेट अटैक क्यों करवाया है? क्योंकि इमरान खान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर, जिसके चलते री इलेक्शंस होंगे। री इलेक्शन के चलते इमरान खान दोबारा से पीएम की पोजीशन पर री इलेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने अपनी गद्दी को बचाने के लिए इमरान खान पर ये हमला किया और पर्सनल लेवल पर जाकर ये हमला किया। आर्मी के वो ऑफिशियल्स इसलिए इन्वॉल्व थे क्योंकि इमरान खान पूरी आर्मी को नहीं, लेकिन आर्मी के जो हैंडलर्स होते हैं, जो बड़ी मैनेजमेंट होती है, उसको एक्सपोज कर रहा था। मैं आपको ये बात हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट गलत नहीं होती है, उसमें काम करने वाले लोग सही होते हैं, उनको हैंडल करने वाले जो लोग होते हैं वो करप्ट होते हैं। उसकी वजह से वो जो पूरा डिपार्टमेंट होता है वो बदनाम हो जाता है, और अगर बदनाम नहीं होता है तो आपको पता नहीं होता है, लेकिन वो बदनाम ही होता है। तो यहाँ पर इमरान खान वो काम कर रहा था क्योंकि इमरान खान ये कह रहा था कि पाकिस्तान को अगर बचाना है या पाकिस्तान को स्टैंड करना है अपने पैरों पर, तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट के जो हैंडलर्स हैं, जो करता धरता माई बाप लोग हैं, वो बिल्कुल एकदम सच्चे, खड़े और अच्छे होने चाहिए, वरना आपका जो देश है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप ऐसे ही कर्जों में डूबे रहेंगे। तो पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए ये काम कर रहा था। तो आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं वो खरीदे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के वो चमचे होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने इमरान खान को मारने की कोशिश की। उनको ये था कि हम इससे ज़्यादा एक्सपोज हों, अभी ही ख़त्म कर दो, सुपर पावर्स का प्लान उसको बनाती हैं, हम तब तक वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली दोनों ही केसेस के अंदर अरशद शरीफ और इमरान खान, दोनों केसेस में जो हाथ है वो आर्मी का है। आर्मी का अरशद शरीफ के केस में किस तरीके से हाथ है मैं बता देती हूँ। ये यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला से नहीं मिल रहे, मैं इनकी एक्चुअली तस्वीरें देख रही थी, मुझे कई जगहों पर इनकी छवि जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला जैसी दिखी है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से इन दोनों में शायद कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं होगा, एज का 6-7 साल का शायद डिफरेंस होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, पर कई जगहों पर मुझे ये सिद्धार्थ शुक्ला जी से लगे। खैर, अब इनके केस में क्या है कि देखिए, ये आपको शायद नहीं पता, ये एक आर्मी परिवार को बिलोंग करते हैं। इनके जो पिता थे वो भी आर्मी में शहीद हुए, इनके भाई भी आर्मी के अंदर शहीद हुए। इन्होंने आर्मी को ज्वाइन नहीं किया था, ये जर्नलिज्म के अंदर चले गए। इनकी काफ़ी अच्छी प्रोफाइल रही। ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, इन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। ये एक पाकिस्तान के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल के अंदर इन्होंने काम किया, इनका अपना प्राइम शो भी था। अब ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट क्या होता है? जो इंसान हर चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता है, हर चीज़ के रूट तक जाता है, यहाँ तक कि उसके पास हर चीज़ का सच होता है। सिर्फ मसला क्या होता है कि वो सच या तो आपको सामने लाने नहीं दिया जा रहा होता है, या अगर वो आप सच लेकर सामने आएंगे तो आपकी जान को ख़तरा होगा। जितने जर्नलिस्ट होते हैं, अगर वो सच्चे होते हैं तो उनकी जान को ख़तरा होता है। उनको आए दिन जो है धमकियाँ मिल रही होती हैं, थ्रेट्स होती हैं, लेकिन वो उन थ्रेट्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि डेली बेसिस पर उनको थ्रेट्स मिलती हैं। अरशद शरीफ को धमकियाँ मिलना शुरू हो गई थी और उन्होंने एक ईमेल की थी जो उन्होंने 23 लोगों को, 23 डिपार्टमेंट्स हेड्स को, सबको जो है फॉरवर्ड की थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, मेरा ख्याल से फ़ौज, आर्मी चीफ स्टाफ,
ह्यूमन राइट्स तक, हर किसी को, पुलिस डिपार्टमेंट, सारे छोटे मोटे बड़े छोटे हर डिपार्टमेंट को इन्होंने मैसेज किया था कि मेरी जान को ख़तरा है, पाकिस्तान के अंदर मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। क्योंकि हमेशा मानने के लिए क्या होता है कि आपको के ऊपर पहले इल्ज़ाम लगा देना शुरू कर दिए जाते, ताकि कल को जब आपको ख़त्म किया जाए तो ये कह दिया जाए कि भाई उसको किसी ने ऐसे ही चलते मार दिया, क्योंकि वो जो जिस तरीके की रिपोर्ट कर रहा था, जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो किसी ज़ाती दुश्मनी पर किसी आम इंसान ने मार दिया। तो ये ऐसा होता नहीं है। अब ये क्योंकि एक आर्मी परिवार से बिलोंग करते थे, इनके पास आर्मी से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। इनफैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी न्यूज़ होने वाली होती थी ना, कोई घटना घटने वाली होती थी, तो 20 दिन पहले इनको पता चल जाता था कि ये चीज़ होने वाली है। इंडिया कह रही हूँ, सॉरी, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई जर्नलिस्ट नहीं था जिसके पास 20 दिन पहले कोई भी चीज़ होने से पहले इन्फॉर्मेशन आ जाए। इनके पास इन्फॉर्मेशन आती थी, क्योंकि इनके जो अंदर के लोग थे ना, इन्होंने जो अपने लोग छोड़े हुए थे वो बाकायदा तौर पर आर्मी के अंदर थे। तो आर्मी वालों को जितनी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो बहुत कम लोग होते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन होती है। आर्मी के अंदर ही प्लान बन रहे होते हैं कि कौन सी घटना कब घटनी है। ये जो आप लोगों को लगता है ना कि कोई भी चलता फिरता आतंकवादी का हमला हो गया या कोई जहाज़ किसी बिल्डिंग के अंदर घुस गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आर्मी जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए बनाई होती है। तो आर्मी की नज़र आपके पूरे देश के ऊपर होती है। जो आपकी आर्मी होती है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो जो भी चीज़ें इन एंड आउट हो रही होती हैं आपके देश के अंदर, वो आर्मी की नज़र में होती हैं। और वो आर्मी होने क्यों दे रही होती है? आर्मी के जो हैंडलर्स यहाँ पर बड़े लोग होते हैं, क्योंकि या तो वो प्रेशर में होते हैं, या वो खुद करप्ट होते हैं, या वो किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, वो देश के लिए नहीं कर रहे होते। मैं यहाँ पर छोटी फौज के लोगों की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर सेना की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पर ऑफिशियल्स की बात कर रही हूँ, जो हैंडलर्स होते हैं, जो बाकायदा तौर पर करप्टेड लोग होते हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो उसकी वजह से इन लोगों को हर चीज़ पता होती है, इनको एक एक बात पता थी, और ये आर्मी को एक्सपोज करने के मिशन पर निकल चुके थे, जिसके चलते इनको लिटरली धमकियाँ आना शुरू हो गई थी। साथ में एक पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान की राजनीति के अंदर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, उस पॉलिटिकल पार्टी को भी खतरा होना शुरू हो गया था, क्योंकि उन्होंने ये लिंक इस्टेब्लिश कर लिया था कि वो जो आर्मी के आर्मी के जो हैंडलर्स हैं वो, और जिस वक्त की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो वो ये चीज़ एक्सपोज करने वाले थे। उनके पास सारा जो भी रिसर्च था, मटेरियल था, सब कुछ इनके पास था। फिर इनकी जान को खतरा होना शुरू हो गया। इन्होंने सबको लेटर लिखना शुरू किए कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। अब जर्नलिस्ट का क्या है ना कि इत्तेफाक से ये मसला है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जर्नलिस्ट होते हैं, अपनी जान झोंकों में डालकर लिटरली आप लोगों के लिए रिपोर्ट्स निकाल कर लेकर आते हैं। इनकी जो जर्नलिज्म, ये जो पूरा इनका जिसका जर्नी होता है, ये आसान नहीं होता है। इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही होती है। ये बहुत ही इनकी जान जो है वो ख़तरे में होती है। अब इनकी जो चैनल के हेड थे, जिस चैनल के लिए काम करते थे, वो हैं सलमान इकबाल। सलमान इकबाल जो हैं वो को फाउंडर हैं, उनके बेटे हैं। ARY एक न्यूज़ चैनल है, एक्चुअली सॉरी न्यूज़ चैनल नहीं है, ARY एक मीडिया का पूरा चैनल्स का ग्रुप है, जिसमें न्यूज़ चैनल है, मेरा ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, एंटरटेनमेंट चैनल है, कुकिंग चैनल भी है, शायद इस्लाम से रिलेटेड भी कोई चैनल है, यानी वो पूरी ग्रुप ऑफ चैनल्स के को फाउंडर के बेटे हैं। इनके जो बड़े अंकल थे, जो उनको क्या कहते हैं, जो बड़े आपके पिता के जो बड़े भाई होते हैं, उन्होंने वो ये चैनल की जो दागबेल थी, यानी जो फाउंडेशन थी, वो डाली थी। उनका नाम था अब्दुल रज़ाक याकूब। उन्हीं के इनिशियल्स को लेकर ARY बनाया गया था। तो उनकी जो अब्दुल रज़ाक याकूब हैं, उनकी कोई बेटे नहीं है, उनकी सारी शायद बेटियां हैं। तो उनके छोटे भाई जो हैं रऊफ़ साहब, उनके ये जो बेटे हैं सलमान इकबाल, ये जो है इस वक्त ARY के हेड हैं। ये CEO हैं पूरे ARY के, वो जो चैनल्स का ग्रुप है उसके। तो उसी चैनल की एक ब्रांच है ARY न्यूज़, जिसके अंदर यहाँ पर प्राइम टाइम पर ये जो है ये अपना प्रोग्राम करते हैं। तो ये बहुत टाइम से ARY के साथ जुड़े हुए हैं। और अब क्या हो रहा है कि अब इनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है सलमान इकबाल ने इनको केन्या में मरवाया है। सलमान इकबाल इनको केन्या में नहीं मरवाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम सलमान इकबाल को जानते हैं। वो इस वजह से जानते हैं कि जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, ये एक्चुअली मीडिया मुगल हैं। तो ऐसे लोगों के पास हमारी तरफ की जो सेफ हेवन्स होते हैं वो होते हैं। इनके ऊपर टैब्स खुले होते हैं, इनके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इनका इस केस में कोई हाथ नहीं हो सकता। ये बहुत सारे गलत काम ज़रूर करते हैं, लेकिन ये ऐसा काम नहीं करेंगे कि अपने ही बंदे को मरवा देंगे। वो बंदा जिसको ये एक्चुअली इन्होंने बड़ी मुश्किल से हायर किया था, और इन्होंने बाकायदा तौर पर उसको संभाल कर रखा। अब क्योंकि इनको तो सिक्योरिटी नहीं दी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, अरशद शरीफ को, सलमान इकबाल ने इनको दुबई बुलाया। इनको इसलिए सलमान इकबाल ने दुबई बुलाया, आप लोगों को अगर नहीं पता तो ये जो परिवार है ARY न्यूज़ का, ये पाकिस्तान, दुबई और UK के बीच में रहता है। और इनके जो ये सलमान इकबाल हैं, ये एक्चुअली UAE के बीच में, UAE में ही ज़्यादातर रहते हैं। UAE में भी पाकिस्तान ARY का कोई
मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट चैनल और उनका न्यूज़ चैनल जो है वो यूएई के तरफ साथ भी प्रमोट ऑपरेट करता है, यानी सॉरी यूएई से भी ऑपरेट करता है पाकिस्तान के अलावा। तो उन्होंने उनको यूएई बुलाया और उन्होंने उनको यूएई में इसलिए रखा कि यूएई में उनके लिए सेफ़ रहना ज़्यादा आसान था। लेकिन क्या हुआ कि यूएई जो है ना, यूएई इंतहाई करप्ट जगह है। यूएई में क्या इशू होता है कि यूएई में सबके हुक्म चलते हैं, तो यूएई वालों ने इनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। अब इनको यहाँ वहाँ से डिपोर्ट कर दिया, तो ये पाकिस्तान भी नहीं जा सकते थे क्योंकि ये पाकिस्तान से निकल कर आए थे। और ये सिर्फ अकेले एक जर्नलिस्ट नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान से 4 बड़े जर्नलिस्ट और अरशद शरीफ के अलावा जो पाकिस्तान से निकल कर जा चुके हैं क्योंकि उनकी जानों को ख़तरा है। तो ये दुबई जाते हैं, दुबई में इनको दुबई में भी नहीं रहने देते हैं वो लोग जो इनकी जान के पीछे लगे हुए थे। तो दुबई की पुलिस आकर इनको डिपोर्ट कर देती है। अब ये दुबई से कहाँ जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए? यूके ये गए नहीं, इनको केन्या भेज दिया गया। केन्या इनको किसने भेजा? सलमान इकबाल ने भेजा। तो क्योंकि इनको केन्या सलमान इकबाल ने भेजा, तो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया है कि सलमान इकबाल ने जो है इनको केन्या इसलिए भेजा था कि सलमान इकबाल इनको मरवाना चाहते थे। अब सलमान इकबाल ने केन्या इनको इसलिए भेजा कि ARY गोल्ड, एक और ब्रांच है ARY की, ARY जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, ये गोल्ड में भी डील करते हैं, तो ये इनका केन्या से गोल्ड आता है। तो इनके पास वहाँ पर भी जगह थी, और केन्या या अफ्रीका जैसी जगहें जो होती हैं वहाँ पर सेफ़ रहना आसान होता है। अगर आपके करीब इर्द गिर्द लोग वहाँ पर बड़े बड़े लोग हों तो आप वहाँ पर सेफ़ हो जाते हैं, वहाँ आपकी जान को इतना ख़तरा नहीं होता है आपको, अगर वहाँ पर सेव करके रख लिया जाए। तो ये केन्या इनको सलमान इकबाल ने वहाँ पर भेज दिया। ठीक है, अब इनकी जो पूरी अरेंजमेंट की वो किसने की? ARY न्यूज़ चैनल के जो सलमान इकबाल हैं, ये कराची किंग जो पाकिस्तान की PSL, जैसे आप लोगों की IPL है, पाकिस्तान की PSL एक टीम है कराची किंग्स, जिसके ये ऑनर हैं, फाउंडर नहीं है, ये ओनर है, इन्होंने ख़रीदी हुई। इस कराची किंग के जो PSL टीम है, इसके जो CEO हैं तारिक वसी, इन्होंने अरेंजमेंट्स की थी यहाँ पर अरशद शरीफ के लिए, और इनके कहने पर अरशद शरीफ ने इनको केन्या भेजा था। तो ये बात निकल कर आ रही है, और ये सारा जो प्लान है ये सलमान इकबाल पर डाला जा रहा है कि सलमान इकबाल ने मारा है। सलमान इकबाल ने नहीं मारा, सलमान इकबाल इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, और प्रोटेक्शन के चक्कर में इनकी ऊपर भारी पड़ गई मदद अपनी दोस्त की। इनको मारा है किसने है? इनको मारा है आर्मी ने। अब आर्मी ने किस तरीके से मारा? आर्मी ने अफ्रीका भी एक और बहुत, ये जो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है बहुत इजीली करप्ट हो जाता है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इसलिए करप्ट हो जाता है कि वो लोग इतने गरीब लोग हैं कि उनको अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ज़रा से पैसों में ख़रीद सकते हैं, उनकी पूरी पूरी गवर्नमेंट्स को ख़रीद सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर एक जर्नलिस्ट को मारना पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और स्पेशली अगर वो आर्मी है, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। छोटी सी डील आप करेंगे, वो आपको घुसने देंगे अफ्रीका के अंदर, किसी भी देश के अंदर, और आप जाएंगे अपने टारगेट को ख़त्म कर सकते हैं। और ये कोई पहला ऐसा नहीं हुआ कि फॉरेन लैंड में किसी दूसरे देश की जर्नलिस्ट को मारा गया है। अगर आप लोगों को टर्की का पता होगा कि टर्की के अंदर भी एक और थे, वो जिनका मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर नाम नहीं ले रही, जिनको एक GCC के क्राउन प्रिंस ने मरवाया था। तो ये चीज़ होती है, ये बड़े आसानी से होती है, और उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि किसी और देश में मारने का ये हो जाता है कि आप बहुत आसानी से उस चीज़ से अपने हाथ उठा सकते हैं। हाँ, ये हुआ कि वो टर्की और वो जो GCC वाले मामला जो हुआ वो सामने निकल आया क्योंकि टर्की ने ये ठान ली थी कि मैं करूँगा बर्बाद उस GCC वाले देश को। अफ्रीका का क्या है कि अफ्रीका कोई चीज़ ठानने नहीं वाला। अफ्रीका को ज़रा सा पैसा दें, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हर देश जो है खामोश हो जाएगा क्योंकि उनको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर अफ्रीका में आजकल जो ये सारी चीज़ें हो रही ना, कोई केन्या में कहीं गायब हो रहा है, कोई केन्या में मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें इसलिए क्योंकि अफ्रीका इस वक्त हॉट स्पॉट है। आपने किसी को मारना है, अफ्रीका लेकर जाओ, वहाँ पर मार दो, ख़त्म, खलास। कोई आपसे आके नहीं पूछेगा कि क्यों मारा, किसने मारा। ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनको जो है वो पुलिस ने मार दिया है, अफ्रीकन पुलिस ने मार दिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनको अफ्रीकन पुलिस ने नहीं मारा, क्योंकि जिस मैनर से मारा गया है, जिस तरीके से पीछे से फायरिंग हुई है, और जिस तरीके से जिस क्लोज रेंज से 4 फीट की रेंज से फायरिंग की गई है केन्या में, उनकी जो पुलिस है, उनके मारने का जो मैनर है वो ये नहीं है। इनको मारा गया है, इनको गाड़ी से उतार के भी मारा गया है। इनकी बुलेट्स जो हैं, उसके बाद जो पोस्टमार्टम भी होता है इनका केन्या के अंदर, वो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये पाकिस्तान, इनकी जो बॉडी है, जो उनकी लाश है, जब पाकिस्तान वो वापस आई है, तो पाकिस्तान के अंदर भी एक इनका सेकंड पोस्टमार्टम हुआ है, जिसमें इनकी छाती के अंदर से, जो चेस्ट होता है उसके अंदर से एक बुलेट निकली है, एक मेटल पीस निकला है, जिसको कहा जा रहा है कि वो बुलेट है। वो एक्चुअली ही बुलेट है, लेकिन जिस वेपन से मारा गया वो वेपन केन्या के अंदर है। तो केन्या में मारा जिन्होंने है, वो ज़रूर मारने वाले लोग होंगे, वो केन्या के होंगे, यानी मारने वाले लोग। लेकिन किनसे मरवाया है, किन्होंने मरवाया है, उन कीनियन लोगों से, वो उसका जो पूरा लिंक है वो पाकिस्तान के अंदर जुड़ कर आता है, पॉलिटिकल पार्टी और आर्मी।
मेनली जो वो आर्मी, क्योंकि आर्मी एक्सपोज होने वाली थी, आर्मी को एक्सपोज करने वाले थे। और कोई भी सच इंसान जब सबूत लेकर निकलता है ना, कोई भी सच्चा इंसान सबूत लेकर निकलता है, वो कभी भी सबूत दे नहीं पाता है, उसको मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इशू क्या होता है कि कुछ इंसानों में, कुछ लोगों में कीड़ा होता है, उनको सच का सबूत, सच जब उनके पास होता है, उनको होता है कि हमने लोगों को एक्सपोज करना है। ये क्या करते हैं कि ये जल्दबाजी में ये यहाँ गलती कर जाते हैं कि ये जल्दबाजी में ना बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग और बैकअप के उस सबूत को लेकर बाहर आने वाले होते हैं, और उसमें क्या होता है, इनकी जान को खतरा हो जाता है और ये मर जाते हैं। हमेशा मैं सबको कहती हूँ कि सबूत हो रखो। ये कोई फिल्म नहीं है कि आप जाकर अब जिस इंसान को मारने वाले हैं उसको जाकर ये कहेंगे कि हमें तुम्हारे बारे में सच पता चल गया, हम तुम्हें एक्सपोज करने वाले हैं, और वो आप अपने 3-4 गुंडों से आपको बारी बारी लात और घूसा मरवाएगा और आप मरेंगे नहीं, आप हीरो निकल कर बाद में आएंगे और आप उनको एक्सपोज कर देंगे। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ के अंदर। आपको प्रॉपर बैकअप, प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी बड़ा कदम उठाना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही कोई भी कदम उठाएंगे तो मार दिए जाएंगे। ये सारी दुनिया के अंदर हर इंसान के साथ ये चीज़ होती है। तकरीबन जितने बड़े बड़े लोग मारे जाते हैं वो किसी चीज़ को एक्सपोज करने वाले होते हैं और उनका मुंह बंद करा दिया जाता है। दुनिया इतनी आसान नहीं है जितना आप लोगों को लगता है। आप लोग कहते हैं ना कि नहीं, आपके पास सबूत है, लाएं, आप लेकर आएँ। उसका सिर्फ एक हल होता है, सीधा सीधा उस इंसान को पकड़कर मार दो। और एक और चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, दुनिया में जिन्होंने कुछ करना होता है ना, जो कुछ करने वाले लोग होते हैं, उनकी आंखों में एक चीज़ होती है। आप लोग हमेशा नोटिस कीजिए, जिस भी इंसान का खून होने वाला हो ना लाइफ में, अपने इर्द गिर्द भी आप देख लीजिए, कोई इंसान, बहुत सारे खैर लोग होते हैं जिनकी आंखों में ना एक उदासी होती है, क्योंकि वो दुनिया की सच को जान चुके होते हैं। यहाँ पर आप इनकी आंखों में भी ये चीज़ नोटिस करेंगे। इनकी जितनी भी तस्वीरें आप नोटिस करेंगे, जब आपको लाइफ की हकीकतें पता चलने लग जाती हैं ना, तो आप चाहे चेहरे पे कितनी भी आपकी मुस्कान हो, आप कितनी भी एक अच्छी लाइफ क्यों ना गुजार रहे हो, कंप्लीट लाइफ क्यों ना गुजार रहे हो, आपकी आंखों में ना उदासी आ जाती है। उदासी क्या होती है कि आप अपनी आंखों से ना दुनिया की हकीकतों को देख रहे होते हैं। सुशांत की आंखों में भी ये चीज़ है। सिद्धार्थ शुक्ला की आंखों में उस तरीके से नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ से चीज़ों को फील करता था, तभी वो प्रत्युषा बैनर्जी के बड़ी करीब रहा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, जब आपको लाइफ की हकीकतें पता चलने लगती हैं, जया खान की आंखों में भी ये चीज़ थी। जब आपको दुनिया की चीज़ें पता चलने लगती हैं ना, तो कुदरती तौर पर आपकी जो आंखें होती हैं ना, वो उदास हो जाती हैं। आपकी आंखों में वो चीज़ हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी हल्की हो जाती है, यानी आपको दुख रहने लगता है लोगों के बारे में। जो चालाक शातिर किस्म के लोग होते हैं ना, उनकी आंखें बड़ी अजीब सी होती हैं। आप नोटिस कीजिए अपने इर्द गिर्द भी, आप अपने लोगों में देखिए जिनकी आंखों में एक अजीब तरीके की खामोशी ना, जो लब नहीं बोल पाते वो आंखें बोलती हैं। अगर वो चीज़ आप नोटिस कर लें ना, तो आप समझ जाएं कि ये इंसान ज़िंदगी में ना आगे जाकर कुछ करेगा। वो उसके अंदर का ना एक कॉन्शियस होता है, जो मुस्तकिल तौर पर उसको ना वरगला रहा होता है, यानी उसको पोक कर रहा होता है कि कुछ करो, कुछ अच्छा करो। उस अच्छा करने के चक्कर में जैसे ही आप कुछ करने जाते हैं, आप ख़त्म हो जाते हैं, आप मार दिए जाते हैं। तो अगर उस इंसान के अंदर आप वो टेंडेंसी देख रहे हैं ना ज़िंदगी के अंदर, तो ऐसे लोगों पे थोड़ी नज़र रखा करें, कोशिश किया करें कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर कर रखें। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना, इनको कीड़ा होता है कुछ अच्छा करने का, और अच्छे करने के चक्कर में ये लोग वक्त से पहले ना काफ़ी यंग एज में चले जाते हैं। और यही सेम आंखें उसकी भी थी। वो जो इंडिया का वो अभी एक गया है ना, क्यूट सा बंदा, सिंगर, वो जो क्या था, रैपर था, मैं उसका नाम भूल गई, जिसको अभी गोलियों से मारा है गाड़ी के अंदर ही। तो उसकी आंखों में भी ये चीज़ थी। तो ये चीज़ जो होती है ना, जिन आंखों में होती है, उन आंखों को देखा करें हमेशा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और मैं इनको बार बार देख रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों बार बार देख के ना इनकी आंखों में नहीं, सॉरी, इनके चेहरे के अंदर कहीं ना सिद्धार्थ शुक्ला जैसी छवि जो है वो आ रही है। तो ये एक्चुअली इनका ये पूरा केस था। इनको आर्मी ने मारा है, इनको आर्मी ने मरवाया है। इनकी आर्मी ही की तरफ से इनको ऑर्डर्स आए हैं मारने के, और इनको मार के ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये थ्रेट थे। पाकिस्तान के 4 और जर्नलिस्ट हैं जो सब पाकिस्तान से निकल के गए हैं, जिनको थ्रेट्स मिली हुई हैं। तो ये सारी चीज़ है, ये ज़िंदगी का सच है। आप सच बोलने निकलेंगे तो आपकी सच की जो ज़बान है ना, वो काट दी जाती है हमेशा, हर किसी के साथ। जो प्रिंसेस डायना है, उनके साथ भी यही हुआ है। उनकी भी ज़बान को काट दिया गया, यानी उनके मुंह को बंद करा दिया गया। तो ये चीज़ होती है, और उनकी आंखों में भी ये चीज़ है। तो ये चीज़ आप जिस आंखों में देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। इनफैक्ट ये मैं यहाँ पर माइकल जैक्सन की भी बात करूँ, तो माइकल जैक्सन की शायद आंखों को आप लोग उस तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसने इतनी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हुई है कि आपको शायद आप नहीं घुस के झांक पाएंगे उन आँखों के अंदर। लेकिन अगर आप उन आँखों को भी देखें ना, तो उन आँखों के अंदर शुरू से एक चीज़ थी। तो वो जो चीज़ होती है ना, वो एक दुख होता है, वो असल में दुनिया की हकीकत होती है। जब आपको पता चलना शुरू हो जाती है, मीडिया या पीआर किसी भी तरीके से चीज़ों को
निकाल कर लेकर आए सामने, वो सच नहीं होता है। कभी कभी हमें जो लोग बुरे दिख रहे होते हैं, दिखाए जा रहे होते हैं, वो कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं। फ़र्क ये होता है कि हम अंधे इतने होते हैं कि हमें सच नहीं दिखता, क्योंकि हम वही देखते हैं जो हम देखना चाह रहे होते हैं। यहाँ पर इससे पहले कि मैं बंद करूँ, इनकी पत्नी का ट्विटर अकाउंट है, ये भी वेरीफाइड अकाउंट है, मेरे ख्याल से ये भी शायद जर्नलिज्म के अंदर है। इन्होंने एक वीडियो शेयर की है जो इनको उनके पति ने केन्या के अंदर से भेजी थी आखिरी दिनों में, जो उनके आखिरी अयाम थे। उनमें मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरे ख्याल से जब इंसान के साथ कुछ होने वाला होता है, इनको पता था कि ये शायद मर जाएंगे, इनको मार दिया जाएगा, तो इन्होंने अपनी पत्नी को एक वीडियो भेजी, बड़ी क्यूट सी है। मैं आखिर में यहाँ पर लगा कर जाऊँगी, ये वीडियो देख लीजिएगा। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इनके पास यही एक मेमोरी रह गई है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर, इससे पहले कि मैं बंद करूँ वीडियो, इनकी पत्नी ने यहाँ पर एक और भी चीज़ को क्लैरिफाई किया है, जो कि यहाँ पर इनको लेकर किया है, तारिक वसी को लेकर क्लियर किया है कि तारिक वसी और सलमान इकबाल ने जो भी किया है वो अपने दोस्त के लिए किया है, तो इनको बदनाम करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप किसी ग्रुप के अंदर काम करते हैं तो आपको पता होता है कि उसके लोग कैसे होंगे, वो मारेंगे कभी भी नहीं। तो इन्होंने ये कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको पता था। यहाँ पर बहुत पहले से यहाँ पर थ्रेट्स आ रही थी। इनफैक्ट इमरान खान ने भी यहाँ पर अर्शद शरीफ को भी बोल दिया था कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम अभी रुक जाओ, थोड़े हौले हो जाओ, यानी थोड़ा सब्र से काम करो, रुक रुक के काम करो। हमेशा जब भी आपको थ्रेट्स मिलना शुरू हो जाए, उस टाइम पर जो बेस्ट आपके लिए होता है कि आप ले लो हो जाए, बिल्कुल ईजी सुकून से फ्लो के साथ जाना शुरू कर दें, जो सुशांत ने शुरू किया था, जिसकी वजह से उनको अक्टूबर 2019 से जनवरी की फर्स्ट वीक तक वो सेफ रहे थे। उनकी जो चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो दिशा सालियन को सामने लेकर आएंगे और कुछ एक्सपोज करेंगे। तो जब तक आप शांत हो जाएं और ले लो हो जाए ना, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बच जाती हैं, आपकी जान बच सकती है। लेकिन ये कि जिन्होंने जाना होता है, जिनके अंदर होता है, वो फिर चले जाते हैं, वो फिर कुछ कर नहीं पाते। इनफैक्ट कि दिशा सालियन की आंखों में भी आप वो दुख देखेंगी, आप लोगों को दिखेगा। ये जो आंखें हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। आंखों को हमेशा देखा करें लोगों की। आप यहाँ पर देखें, आपको आंखें दिखेंगी, ठीक है। वो जो फुटपाथ वाले हैं ना, वो भी कहते हैं मेरी आंखें बिल्कुल ऐसी हैं, मेरी आंखों में दुनिया का गम है। उसकी आंखों में सवाए नशे की कुछ भी नहीं है, पता नहीं। खैर, उसका नाम क्यों यहाँ पर आ गया, मेरे ख्याल से सलमान इकबाल की वजह से सलमान खान मुझे जहन में आ गया। चलिए, यहाँ पर मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। एक और यहाँ पर जाने से पहले मैं बता दूँ कि वो जो जोकर था एक फ़िल्म का, उसकी आंखों में भी ये चीज़ थी। और एक और है जिसकी मैं एक्चुअली खुद सेफ हेवन हूँ, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी। वो एक फ़ुटबॉलर है, उसको बच्चों से बहुत प्यार है और वो बहुत ही फेमस तरीन फुटबॉलर, बहुत बड़ा फुटबॉलर है। उसकी आंखों को भी देखिएगा, उस आंखों में भी वो है और उसको भी मारने का प्लान है। और सेम चीज़ एंजेलिना जोली के साथ भी है और एंजेलिना जोली को भी मारने का प्लान है। तो ये आंखें जो है ना, जिनके अंदर कीड़ा होता है कुछ करने का, वो होती हैं। और वो जो फुटबॉलर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, प्रो पैलेस्टीनियन है, ना सिर्फ वो प्रो पैलेस्टीनियन है। अच्छा, मैं उसके ऊपर ना मैं अलग से बात करूँगी। मैं एक्चुअली बताऊँगी कि ऐसे भी कौन कौन लोग हैं जिनको मारने का फुल प्लान है और जिनको शायद मार दिया जाएगा आने वाले समय के अंदर, ठीक है। चलिए, यहाँ पर बंद करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन अर्शद शरीफ का आपको समझ आ गया। एक फ़ौजी परिवार, फ़ौज के ऊपर ही इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन, और ये खुद ही फ़ौज को एक्सपोज करने जाने वाले थे। फ़ौज ने ही इनको मरवा दिया। केन्या के अंदर मारना बहुत आसान था, मार दिया, ख़त्म। एक इन्होंने मुंह बंद कराया है, ऐसे 10 मुंह और निकल कर आएंगे, पर वो सारे 10 के 10 भी मार दिए जाएंगे। ये दुनिया की हकीकत है, ये सच है। चाहे वो 9/11 से रिलेटेड सच हो, चाहे वो 2020 वाली बीमारी से रिलेटेड सच हो, या वो दुनिया का कोई भी सच हो, अगर आप उसको सामने लेकर निकल कर आएंगे तो ये फ़िल्म नहीं है कि आप एंड में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये हकीकत है, और हकीकत में आपको मार दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, या आपको कहीं ऐसी जगह पर लाकर फेंक दिया जाता है जहाँ पर दुनिया को लगे कि आप मर गए हैं। तो ये यही दुनिया है, और जिस दुनिया में आप लोग रह रहे हैं वो दुनिया नहीं है। दुनिया वो दुनिया है जो मर जाने के बाद शुरू होती है। मैं यहाँ पर उस आफ्टर लाइफ की बात नहीं कर रही जो कुछ धर्म के अंदर लोग मानते हैं। मैं उस दुनिया की बात कर रही हूँ कि आप में से अगर कुछ लोग जो मर के यहाँ पर आते हैं ना, आर्मी से बहुत सारे लोग निकल कर आते हैं, तो उन्होंने उस दुनिया को ना हकीकत से देखा हुआ है। खैर, चलिए बंद करते हैं इस वीडियो को। अगली वीडियो बेनज़ीर के ऊपर बात करते हैं। आखिरी वीडियो होगी पाकिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर ही बात हो रही है कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ मरवाती हैं बेनज़ीर भुट्टो। और बेनज़ीर भुट्टो के बाद अगली वीडियो एक और होगी जो पॉलिटिकल मौत के ऊपर होगी, और वो होंगे दादा पेंगुइन, जिनके ऊपर मैं बात करूँगी, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। If ever there's a tomorrow when we're not together, there's something you must remember. And what
might not be. You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we are apart, I'll always be with you. पता है कि मैं किन हालात में बैठा हूँ, एक ही शर्ट में एक ही जगह पे बैठ के व्लॉग कर रहा हूँ इस वक्त। लेकिन कोशिश ये थी कि मेरी आवाज बंद की जाए, लेकिन आप सबकी मोहब्बत की वजह से मैं आपसे अब भी राब्ते में, बहुत से पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसमें मदद की है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचती है। यार वो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, ऐसी जो वाहियात किस्म की सियासत हो रही है इस मुल्क में, जो मंडियां लग रही हैं, इसकी कीमत जो है गरीब आवाम देती है, 2 वक्त की रोटी उनके पास नहीं मिल रही, और यहाँ तमाशे लगे हुए हैं, NROs हो रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अभी गोली खाइए सही हो जाएगा। अभी ठीक है, गोली खाइए अभी 15-20 मिनट।